योग के अनुसार तुम्हारे शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता है, जबकि मेरे भौतिक शरीर में प्रधानता है पृथ्वी तत्व की। भौतिक जगत और भौतिक शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान है और अन्य चार तत्व उसके अंतर्भूत हैं। इसीलिए भौतिक जगत और भौतिक शरीर दृश्यमान है। नाभि उदान वायु का केंद्र है। योगी गण पृथ्वी तत्व के माध्यम से उदान वायु का आश्रय लेकर सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर देते हैं और शून्य मार्ग से गमन करते रहते हैं। लेकिन इस अवस्था में भी उनका संबंध बराबर अपने स्थूल शरीर से बना रहता है। यदि किसी कारणवश निश्चित सीमा के बाहर उनका सूक्ष्म शरीर निकल गया तो तत्काल उनके सूक्ष्म शरीर का संबंध स्थूल शरीर से भंग हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वे अपने पार्थिव शरीर में न वापस लौट सकते हैं और ना तो उसमें जीवित ही हो सकते हैं। ऐसे योगीगण ना इधर के होते हैं और ना तो उधर के होते हैं। वे पृथ्वी तत्व के ही वायुमंडल में अपने सूक्ष्म शरीर में रहकर योग्य गर्भ की खोज में भटकते रहते हैं, ताकि नया शरीर धारण कर नए जीवन की शुरुआत करें और फिर पूर्ण साधना संस्कार के अनुसार अपने गुरु की खोज में निकल पड़ते हैं, या फिर स्वयं उनका गुरु ही उनको खोज लेता है और उनका आगे के लिए साधना मार्ग प्रशस्त करता है। मेरी बातों को बड़े ही मनोयोग से सुन रही थी रत्नमाला। मैंने आगे कहना शुरू किया। प्रत्येक लोक लोकांतर और जगत का अपना अपना नियम और सिद्धांत है। यक्ष लोक में वायु तत्व और अग्नि तत्व की प्रधानता है। तुम्हारी प्रबल इच्छा शक्ति के आधार पर ही उन दोनों तत्वों का मिश्रण हो जाता है और तुम कुछ समय के लिए अपने शरीर को भौतिक रूप दे सकने में समर्थ हो जाती हो। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम पृथ्वी की सीमा में प्रवेश करती हो। यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई रत्नमाला। बोली, क्या तुम मेरे साथ मेरे लोक में चल सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, चलो, मैंने कहा। अपने पार्थिव शरीर को नियम के अनुसार सुरक्षित किया मैंने और फिर सूक्ष्म शरीर द्वारा रत्नमाला के साथ यक्षलोक के लिए चल पड़ी मैं। अग्नि तत्व के कारण रत्नमाला की गति मुझसे तेज थी। यहाँ तुमको बतला दूं, प्रत्येक लोक और प्रत्येक जगत के समय की अपनी अपनी गति है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने के पश्चात कुछ ही क्षणों में रत्नमाला के साथ यक्षलोक पहुंच गई मैं। अति सुंदर, रमणीक और भव्य लोक था वह। वहां न सूर्य का प्रकाश था और ना तो चंद्रमा की चांदनी। स्वयं वह संपूर्ण लोक प्रकाशित था अपने आप में। आकाश का रंग नीला था, पीला था। ग्रह नक्षत्रों का अस्तित्व नहीं था वहां उस दिन से प्रायः रत्नमाला मुझे कभी यक्ष लोक तो कभी गंधर्व लोक तो कभी किन्नर लोक के अतिरिक्त अन्य कई अज्ञात लोक लोकांतरों की यात्रा करवाने लगी। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। अपने आप में लीन झरने के किनारे नृत्य कर रही थी मैं। उस समय कहां से और कब मानगढ़ के राजा शिकार की खोज में अपने राज कर्मचारियों के साथ भटकते हुए आ गए वहां, और ना जाने कब से मेरे नृत्य को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे वह। एकाएक मेरी तंद्रा भंग हुई। नृत्य की लय पर थिरकते हुए पैर अपने आप थम गए। सिर घुमाकर देखा, कुछ ही दूरी पर खड़े थे महाराज। एक हाथ में घोड़े की लगाम थामे हुए थे और दूसरा हाथ रखे हुए थे अपनी कमर पर वह। दुधिया चांदी में उनका व्यक्तित्व भव्य और आकर्षक लग रहा था। राजोचित शालीनता और गौरव स्पष्ट झलक रहा था उनके सुंदर तेजोमय मुखमंडल पर। मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरी ओर धीरे धीरे बढ़े वह। सिर झुकाए खड़ी थी मैं। मेरे दोनों हाथों को अपने कोमल हाथों में लेते हुए मधुर और कोमल स्वर में बोले वह, कितनी सुंदर हो। क्या कोई देवकन्या हो जो स्वर्ग से उतरकर नृत्य करने आई हो इस रम्य घाटी में तुम? ऐसा नृत्य इस धरती का तो कभी हो ही नहीं सकता। निश्चय ही तुम कोई देव बाला हो। तुम्हारे रूप, यौवन और सौंदर्य पर मुग्ध हो गया हूं मैं।
महाराज की बातें बड़ी ही सरस लगी मुझे, लेकिन ना बोला गया कुछ और ना तो कुछ कहा गया मुझसे। बस सिर झुकाए स्थिर भाव से खड़ी रही, जैसे होश ही ना रही हो मेरी आत्मा को। उनके कोमल हाथ के कोमल स्पर्श ने मेरे रोम रोम को जैसे झंकृत कर दिया था। एक बारगी तन मन दोनों सिहर उठे थे, जैसे उनके सानिध्य में अपने आप को पाकर। अपनी रतन जड़ित अंगूठियों से भरी कोमल उंगलियों से झुकी हुई मेरी ग्रीवा को ऊपर उठाते हुए महाराज सरसवाणी में बोले, क्या कुछ नहीं बतलाओगी? क्या कुछ नहीं कहोगी? क्या कुछ नहीं बोलोगी? और मेरी किसी भी जिज्ञासा का समाधान नहीं करोगी तुम? अब नहीं रह गया मुझसे, अटक अटक कर बोल गई जो बोलना था और जो कहना था मुझको। सारी कथा सुनकर महाराज होले से मेरे हाथ को थामकर धीमे स्वर में बोले, मेरी राज्य नर्तकी बनोगी तुम चंद्रप्रभा? मैं क्या कहती, सिर हिलाकर दे दी मैंने अपनी सब कृति। महाराज प्रसन्न हुए, अपने आगे घोड़े पर बिठाकर अपने राजमहल में ले आए। वह उसी समय अब मैं राजनर्तकी थी, मानगढ़ की। मेरे लिए एक भव्य और आलीशान महल बनवा दिया महाराज ने। सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो गई मुझे, नौकर चाकर, दास दासियां, और किसी चीज का कोई अभाव नहीं था मुझे। केवल प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि में अपना नृत्य और गायन प्रस्तुत करना होता था मुझे महाराज के सम्मुख। इतना कहकर मौन साध गई नागंधा, क्योंकि उसके बाद की कथा तो पहले ही सुना चुकी थी मुझे वह। लेकिन मेरी जिज्ञासा